दिस इज फिजिक्स। फिजिक्स में पढ़ रहे हैं क्या जनाब? फिजिकल क्वांटिटीज वाला चैप्टर। उसमें पढ़ रहे हैं क्या? डिराइव्ड क्वांटिटीज पर पहुंचे हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटीज की हम क्या देख रहे हैं? डिराइव्ड यूनिट्स देख रहे हैं। और मैं उनकी डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में क्या कह रहा हूं कि एएस लेवल में क्या करना चाहिए डिराइव्ड यूनिट्स की एंड पर, क्लास के एंड पर। हाँ ठीक है, बल्कि आपने कॉल्स करनी होती हैं। बस मुझे क्लास जब खत्म हो जाएगी तो फिर आप आ जाइएगा, मैं सब कर लूंगा। मैं क्या लिखवा रहा था जी? ये जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं, जैसे मिसाल देता हूं, कौन सी वाली? हमने बहुत सारी मिसालें की हुई हैं। वर्क की अगर हम मिसाल लेते हैं, वर्क की एसआई यूनिट क्या है सर? वो तो जूल्स है। वर्क की डिराइव्ड यूनिट हमने ओ लेवल में क्या पढ़ी है? न्यूटन मीटर। क्या पढ़ी भाई? न्यूटन मीटर पढ़ी है। ठीक हो गया। अगर हमने ओ लेवल में न्यूटन मीटर पढ़ी है, ए लेवल में क्या पढ़नी है सर? उसको कहां तक लेके जाना है? उसको केजी मीटर स्क्वायर S-2 तक लेके जाना है। अच्छा, ये क्या साइंस हुई? इस साइंस के लिए स्पेसिफिकेशन वाला एक जुमला इस्तेमाल करता है, जिसको मैं आपके पेज के हेडर पे लिखवा रहा हूं। क्या लिखवा रहा हूं? देखिए जी, इन एएस लेवल द derived units of the derived quantities जी, in AS level the derived units of the derived quantities, the derived units of the derived quantities shall be expressed as क्या? As the products, as क्या जी? As the products or quotients, QUOTIENTS, as the products or quotients of the SI base units, of the SI base units। जी तो भाईजान, स्पेसिफिकेशंस वाले ने क्या कहा? वो कहता है भाई, जब आप एएस लेवल पर आ गए हो तो आप जिसको डिराइव्ड यूनिट ओ लेवल में कहते थे, अब आप उसको कहां तक लेकर जाओगे? अब आप उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ या कोशेंट ऑफ कहां तक? एसआई बेस यूनिट तक लेके जाओगे। तो आपने ओ लेवल में आपका दिमाग कहां तक था? एसआई यूनिट। फिर उसके फॉर्मूले से विदाउट सिंप्लीफिकेशन डायरेक्टली क्या? डिराइव्ड यूनिट्स। कहता नहीं भाई, अब यहां नहीं रुकना, कहां जाना है? derived units of the derived quantities के लिए कहा, देखा ना क्या लिखा? derived units of the derived quantities shall be क्या? expressed as the products or quotients of the क्या? SI base units। उस लेवल तक आपने जाना है। ठीक है, तो वो जो आपने बेस यूनिट्स निकाली हैं, वो असल में क्या है? वो असल में derived units हैं। क्या है जनाब? वो असल में derived units हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी मिसालों पर जाएं, आखिरी मिसाल देखें क्या लिखी हुई है। दिखाओ जी, कॉपी देखो। आपने आखिरी मिसाल रेजिस्टेंस देखी हुई है। मैं जरा रेजिस्टेंस की मिसाल की बात ही करता हूं। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? ओम्स। ठीक है, रेजिस्टेंस की डिराइव्ड यूनिट ओ लेवल के बच्चे को क्या पता है? वोल्ट पर एम्पेयर। लेकिन ए लेवल वाला बच्चा क्या कहता है? नहीं सर जी, वोल्ट पर एम्पेयर नहीं रुकेंगे, हम कहां जाएंगे? हम इस वोल्ट पर एम्पेयर को, वो पता नहीं क्या किया हमने, फॉर्मूला सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करते करते पता नहीं कहां गए, एंड पे किधर गए? kgm² S-3 A-2। हाँ जी, याद तो पुत्र ये कभी भी नहीं होगा, याद करने की कोशिश भी नहीं करनी। क्या करना है? समझना है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या किया जाए सर जी? फार्मूले को पकड़कर सिंप्लीफाई किया जाए। जब फार्मूला सिंप्लीफाई हो जाए तो क्वांटिटीज को क्या किया जाए? यूनिट्स में कन्वर्ट किया जाए। तो जब यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए तो फिर यूनिट्स के साथ क्या किया जाए सर जी? हाँ, उनको भी सिंप्लीफाई कर लिया जाए। किसी को मसला इस बात से? आई थिंक जो मैं अब अगर सवाल यह है, अब अगर सवाल क्या है, आप जरा सवाल सुनिएगा प्लीज, मुझे जवाब भी देना आपने। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओम्स कॉमन है, सिंपल हो गया। What is the SI base unit? Unit नहीं, SI base units of resistance।
What are the SI base units of resistance? kg m square s minus 3 a minus 2. जो याद करके नहीं, साइड पर रफ वर्किंग करके हम करेंगे. अगर सवाल आए what are the derived units of resistance? No. उसके लिए भी क्या करेंगे? वो भी सर जी क्या है? वो भी kg m square s माइनस पता नहीं जो भी a माइनस जो भी, unless until ऑप्शंस में वो हो ही ना. अगर वो ऑप्शन में वो है ही नहीं तो फिर हाँ ढूंढ लीजिए कौन सी वाली, वो वोल्ट पर एम्पेयर जो आप ढूंढ रहे हैं उसको. तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने तीनों समझाई हैं कि भाई ऐसा यूनिट तो है ही है, आखिरी वाला ऐसा बेस यूनिट्स वो भी बनाना है, दरमियान वाले को मैंने क्या नाम रख दिया, मैंने उसका नाम डिराइव्ड यूनिट्स रख दिया. वो भी पता होनी चाहिए, पता पुत्र जी वो भी होनी चाहिए. क्या पता एमसीक्यूज में वो वाला ऑप्शन लिखा हुआ हो. करना हमने क्या है, अब वो हमारा सवाल वाले की मर्जी है कि वो उसने सारी ऑप्शंस में बेस यूनिट्स लिखी हुई हैं, ये सारी ऑप्शंस में कोई ड्राइव्ड कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, क्या बनाया क्या नहीं बनाया. मैं समझता हूं मैंने अपना जो कॉन्सेप्ट है वो आप तक पहुंचा दिया है. अब सवाल की अंग्रेजी क्या है, सवाल की ऑप्शंस क्या हैं, वो आपको बताएंगी कि आपने ऐसा यूनिट को टिक मारना है, या आप जिसको वो वोल्ट पर एम्पेयर को ड्राइव्ड यूनिट कह रहे हैं कि फार्मूला को सिंप्लीफाई किए बगैर यूनिट्स ड्राइव करनी है, या फार्मूला को एंड तक सिंप्लीफाई करके फिर यूनिट्स ड्राइव करनी है. बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो कितने लेवल्स हैं कॉन्सेप्ट के? 3. पहला लेवल क्या है सर जी, ऐसा यूनिट तो सीधी लेंगे. दूसरा लेवल क्या है, फार्मूला को सिंप्लीफाई किए बगैर डिराइव्ड यूनिट्स निकालना. तीसरा लेवल क्या है सर जी, फार्मूला को सिंप्लीफाई तरीन जगह पे लेके जाकर फिर क्या करना, फिर यूनिट्स डिराइव करना, जो कि क्या होंगी, जो कि ऐसा बेस यूनिट्स होंगी. हैं वो भी डिराइव्ड यूनिट्स ही हैं, लेकिन हमने कब डिराइव किए हैं? फार्मूला को क्या करके, फार्मूला को सिंप्लीफाई करके जब डिराइव करोगे तो क्या निकलेगा, ऐसा बेस यूनिट्स निकलेंगी. फार्मूला को विदाउट सिंप्लीफाई किए यूनिट्स निकालोगे तो क्या निकलेगा सर जी, बट डिराइव्ड यूनिट्स ही निकलेंगी. और अब मैंने नोट क्या लिखवा दिया है तो भाई एएस लेवल में क्या करोगे, derived units of the derived quantities shall be expressed as क्या, as the products or quotients of the क्या, SI base units. इसका मतलब है क्या कि सर जी एएस लेवल में फार्मूले को क्या करना जरूरी है, सिंप्लीफाई करना जरूरी है. किस हद तक सिंप्लीफाई करना जरूरी है सर जी, वो SI बेस इस हद तक सिंप्लीफाई करें कि वहां से क्या निकले, SI बेस यूनिट्स निकले. बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? आई थिंक सवाल लिखेंगे जनाब अभी. सवाल लिखें जी. फाइंड द SI बेस यूनिट्स, फाइंड द SI बेस यूनिट्स. ऐसे कौन सी क्वांटिटी रहेगी? हमने पीछे क्या क्या किया जी, वर्क किया था, वर्क के बाद क्या किया, वर्क के बाद हमने पावर किया है जी, पावर के बाद हमने प्रेशर किया है जी, प्रेशर के बाद फिर हमने वो वेवलेंथ वाला फ्रीक्वेंसी किया है, फिर हमने इलेक्ट्रिकल में चार्ज किया है, फिर वोल्टेज किया है, फिर रेजिस्टेंस किया है, रेजिस्टिविटी लिखो जी, रेजिस्टिविटी करो भाई. फाइंड द SI बेस यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी. लेकिन एक काम करना है, सुने जी, मैं आपसे चाहता हूं कि एक तरफ आप सॉल्व करें और एक तरफ मैं कुछ 4 स्टेप्स लिखवाऊंगा, ठीक है? तो मैं स्टेप्स भी आप नोट, इससे पहले तो हमने एग्जांपल्स की भी है ना, सवाल को सॉल्व करने के स्टेप्स को हमने फॉलो नहीं किया हुआ, तो मैं चाहता हूं कि अब क्या किया जाए, जरा कुछ स्टेप्स भी लिखवा दिए जाएं ताकि नोट्स क्या हो जाएं, नोट्स हमारे मुकम्मल हो जाएं कि सर जी ये स्टेप्स हैं जो हम हमेशा क्या करेंगे, जो कि हम हमेशा फॉलो करेंगे. ठीक है जनाब जी, तो मैं स्टेप्स लिखवाता हूँ, आप सवाल सॉल्व करेंगे. मैं सवाल नहीं सॉल्व करूंगा, सवाल आप सॉल्व करेंगे जनाब. ठीक है जी, तो एक तरफ मेरे पास स्टेप्स हैं. डिराइव्ड यूनिट्स को क्या कहते हैं जनाब, SI बेस यूनिट्स. और आपने सवाल क्या लिखा है, फाइंड द SI बेस यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी. तो मेरे पास स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 ये है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटी. स्टेप नंबर 1, write down the formula of the quantity.
जिस भी क्वांटिटी का सवाल है उसका क्या करें भाई, उसका फॉर्मूला लिखें जी। एनीवन? किसको आता है फॉर्मूला? R इज इक्वल टू रो L ओवर A। होपफुली आप सबने ओ लेवल में सुना हुआ है। अच्छा, ये तो R का फॉर्मूला है। हाँ सर, इसका रो क्या कर लें, इसके रो को सब्जेक्ट बना लें। यार बार R इज इक्वल टू क्या बताना है जी आप, रो L ओवर A। ठीक है, जिसमें से अगर मैं क्या करूं, मैं अगर रो को सब्जेक्ट बना लूं तो क्या बन जाएगा, R इंटू A ओवर L। तो आपको मुझे ये वाला फॉर्मूला बताना चाहिए था। ये है रो का फॉर्मूला। स्टेप नंबर 1 इज राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटी। जिस भी क्वांटिटी की आप क्या निकालना चाहते हैं, जिस भी क्वांटिटी की आप SI बेस यूनिट्स निकालना चाहते हैं, कि जिस भी क्वांटिटी की आप डिराइव्ड यूनिट्स निकालना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर जी? उसके लिए क्या करना पड़ेगा जनाब? सर उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। लिख दीजिए फॉर्मूला। अच्छा, फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करना पड़ेगा? स्टेप नंबर 2 प्लीज। हाँ, सिंप्लीफाई व्हाट? सिंप्लीफाई द व्हाट? फॉर्मूला। जो भी आपका फॉर्मूला है उसको सिंप्लीफाई कीजिए। नहीं, नो, बहुत है सर जी, वो इंडिसेस वाला चाहिए था। दिखाए ना मुझे, वो लाके दिखाएं। वो जब फाइनलाइज कल हमने किया हुआ शायद कहीं। दिखाएं जी। ये सर्च है ना, इंडिसेस भी था कल एक प्लस मार्क्स की। हाँ, ये तो मैथ्स वाला है। फिजिक्स के लिए मैंने कोई इंडिसेस किया था, वो जल्दी से ला दे। इसको छोड़ दें सर, वो जल्दी से प्लीज ला दीजिएगा जी भाई। पहला स्टेप था फॉर्मूला लिखा, दूसरा स्टेप क्या है? सिंप्लीफाई द फॉर्मूला। क्योंकि अगर आपने सिंप्लीफाई किए बगैर किया, अगर आपने क्या किया भाई, अगर आपने सिंप्लीफाई किए बगैर किया तो जवाब SI बेस यूनिट्स नहीं निकलेंगी। मैं वैसे कर भी सकता हूं, बताएं यार। रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम्स। एरिया की क्या होती है? स्क्वायर्ड मीटर। ओवर लेंथ का क्या होता है? क्या बनेगा जी? ओम मीटर। क्या ये SI बेस यूनिट्स हैं? नो, ये SI बेस यूनिट्स नहीं। अच्छा, वैसे एक सवाल है, एक सवाल। लिखना छोड़ो भाई, लिखना छोड़ो यार, लिखना छोड़ो। मैथ्स सीखनी एक छोटी सी मैथ्स है, लेकिन बड़ी कारगर है। पहले तो मैंने कलर चेंज कर दिया था कि ये ब्लैक कलर में लिखा है और वो ब्लू कलर में लिखा है, कि इसमें और उसमें कुछ तो जो फर्क है ना, वह उस फर्क के लिए फिर मैं एग्जैक्टली इक्वल नहीं लिख सकता। मुझे क्या लिखना चाहिए? एक निशान होता है ऐसा, इंप्लाइज दैट। क्या होता है? इस निशान का मतलब क्या है? दिस निशान मीन्स कि इसका मतलब ये है कि आप इसमें से क्या निकाल सकते हैं, आप इसमें से वो यूनिट्स निकाल सकते हैं। तो एक बात बता रहा हूं, क्या बात है? जब भी कभी क्वांटिटीज को यूनिट्स में कन्वर्ट करने लगे तो दरम्यान में क्या नहीं लिखना? इक्वल्स नहीं लिखना भाई। अच्छा, फिर क्या लिखना है? सर इंप्लाइज दैट लिखना है। छोटी सी बात है, लेकिन है बड़ी टेक्निकल बात है। ठीक है, ओ लेवल वाला बच्चा कहेगा सर ये क्या पढ़ा रहे हैं यार, एक ही बात है सर। ए लेवल वाला बच्चा कहेगा हाँ सर बड़ी बात है, ये एक ही बात नहीं है, ये तो फ़र्क है। क्वांटिटीज़ और यूनिट्स इक्वल तो नहीं होती। क्वांटिटीज़ इम्प्लाई करती हैं कि फलानी यूनिट है, तो इसलिए ये लिखा हुआ है एग्जैक्टली क्या? इक्वल टू। ये क्या लिखा हुआ है? प्लीज़ इसका ज़रा मतलब लिखिए। इम्प्लाइज दैट, क्या मतलब है इसका? इम्प्लाइज दैट का मतलब क्या होता है कि हाँ जनाब, इन क्वांटिटीज़ की ये क्वांटिटीज़ इम्प्लाई करती हैं कि ये यूनिट्स हैं। बहरहाल। अच्छा, यहाँ बताओ, यहाँ लिख सकता हूँ इक्वल्स टू? क्यों सर? ये वाला इक्वल्स दिस, हाँ ये इक्वल्स ठीक है, मुझे इस इक्वल से प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको बस मैं बताना पता क्या चाहता हूँ पुत्र जी, ए लेवल में ना मुझे इतने निशान से भी प्रॉब्लम है कि मुझे इतने निशान को भी ध्यान से पुट करना है। यू गेटिंग माय पॉइंट? कि अगर मुझे कहीं इक्वल्स टू लगाना है तो सोच के लगाना है, कहीं पे एम्प्लाइज दैट लगाना है तो भी मुझे पता होना चाहिए क्या लगाना है। खैर बहरहाल होपफुली मैं समझा चुका हूँ। लेकिन क्या है मेरा आंसर है? मेरा सवाल था फाइंड द SI बेस यूनिट्स। तो नहीं सर, ये तो बेस यूनिट्स नहीं है। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए फार्मूला को क्या करना ज़रूरी है सर जी? उसके लिए ना फार्मूला को सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए R की जगह क्या लिखूं? V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V ओवर I। R इज इक्वल टू क्या लिखें जी? V
ओवर आई इंटू ए जिधर है उधर ही लिखें, एल जिधर उधर ही लिखें। आर की जगह क्या कर दें, आर की जगह वो सर वी ऊपर आ जाएगा और आई नीचे आ जाएगा, इसका मसला है। अच्छा फिर लिखता हूँ इक्वल्स टू क्या, वी के साथ क्या लिखूँ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हेलो जी, मैंने यहाँ इस स्टेप में क्या एक्स्ट्रा किया है, मैंने यहाँ इस स्टेप में आर की जगह क्या किया है, वी ओवर आई लिखा है। फिर मैंने यहाँ पे v की जगह क्या लिखा है, फिर मैंने v की जगह w ओवर q लिखा है। अब अगर मैं इसको भी मजीद सिंप्लीफाई करूं, इसको भी मजीद सिंप्लीफाई करूं तो क्या होगा जी, w की जगह क्या लिखूंगा सर जी, w की जगह लिखते हैं fd, एरिया की जगह सर जी एरिया ही लिखें, ओवर चार्ज की जगह क्या लिखूं सर जी, चार्ज की जगह लिखें आई टी, इंटू आई को सर जी उसी तरह लिखें, इंटू एल भी उसी तरह लिखें। इससे भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करने को दिल कर रहा है तो क्या लिखूं, एफ की जगह एम ए डी, एफ की जगह क्या लिखें जी एम ए डी। मेरे पास यहाँ नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ, बल्कि नीचे ही जगह है, एम ए डी ए ओवर आई का क्या स्क्वायर इंटू टी, दैट्स इट। ऊपर लिख दें, जी भाई कैसा जी, इसको ऊपर लिखे तो कहाँ पहुंचा हूं मैं, इक्वल लिखूं इम्प्लाइज लिखूं, इक्वल्स ही लिखूंगा, इम्प्लाइज तो मैं तो इक्वल चल रहा हूं, दिस इक्वल्स दिस, दिस इक्वल्स दिस, दिस इक्वल्स दिस। एफ की जगह क्या एम ए, आगे था डी, फिर ए ओवर क्या आई का स्क्वायर इंटू टी इंटू क्या एल। अच्छा मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा मुझे सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट। जितनी सिंप्लीफिकेशन करनी थी मैंने कर ली भाई जी। हाँ वो देखते हैं काटना है कि नहीं। अच्छा जी, जी भाई नहीं ना ही करें, बड़ी मेहरबानी होगी आपको। घर में बैठ के बंदे को याद होती हैं, एग्ज़ाम के दौरान इतना स्ट्रेस होता है, इतनी परेशानी होती है कि हम जो याद किया होता है ना, उधर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा स्क्वायर लगा लेंगी आप, या कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा -2 लगा देंगी, तो बेहतर है कि एक आधा स्टेप लिख दिया जाए। उस स्ट्रेस में बड़े से बड़ा, मतलब मेरे जैसा बंदा भी उस स्ट्रेस में कोई ना कोई गलती कर सकता है। तो आई विल नेवर रिकमेंड कि याद करके पेपर में जाएँ, बस स्टेप्स हैं फॉलो करें, ठीक। अच्छा जी, मैंने जितना फार्मूला सिंप्लीफाई करना था क्या कर दिया पुत्र जी, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप क्या है जी, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 बताएं जी। पहला था फार्मूला लिखें, फिर था फार्मूले को सिंप्लीफाई करें। अब क्या करूं, फार्मूला सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करें, कन्वर्ट द क्वांटिटीज इनटू क्या, कन्वर्ट द क्वांटिटीज इनटू यूनिट्स, कन्वर्ट द, जी बता, हाँ जी अभी किधर करें, अभी तो क्वांटिटीज चल रही हैं, क्वांटिटीज 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 क्वांटिटीज। अब करूंगा क्या, उन क्वांटिटीज को किस में कन्वर्ट, अब करूंगा कन्वर्ट द क्या, कन्वर्ट द क्वांटिटीज इनटू व्हाट, इनटू यूनिट्स, ठीक है, इनटू यूनिट्स। लेकिन कौन सी यूनिट्स, कन्वर्ट द क्वांटिटीज इनटू बेस यूनिट्स, इनटू एसआई बेस यूनिट्स में आप कन्वर्ट करें। अब जो मैं चीज आपसे पूछने लगा हूं वो क्या है, अब एक बात सवाल है, इक्वल्स लिखूं कि इंप्लाइज दैट लिखूं। अब मैं इंप्लाइज दैट लिखूंगा, क्यों सर, अब मैं क्या करने लगा हूं, कुछ जल रहा है स्मेल आ रही है, क्या चीज जल रही, मच्छर जल रहे हैं। अरे स्मेल इतनी ज्यादा इधर तक आ रही है, मुझे लगता है कोई वायर जल रही है जी, मच्छर ही है, ज़्यादा हो गए हैं। चलो जलो 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 मच्छरो, तुम जलो, ठीक है। और जी अच्छा चलो अल्लाह खैर करेगा। क्या बात हो रही थी,
अच्छा जी, सो बात क्या चल रही है जी, बात क्या चल रही है, बात क्या चल रही है। हाँ जी, हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जी कोई हमने यूनिट्स निकालनी है। यूनिट्स निकालने के लिए क्या किया गया है, मैंने कल करेक्ट नहीं करवाया है कि ये पहला बनेगा ये दूसरा बनेगा, कल इतना कुछ सर करके लाएं सर, 2 मिनट है, 2 मिनट है सर जी, जल्दी से इसको करेक्ट करके लाएं। ठीक है, सुनो भाई, सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, किधर थे हम, किधर थे हम, कहीं तो थे हम, कहीं तो थे हम। हाँ जी, हमने कहा कि हमें असल में अगर किसी भी क्वांटिटी की क्या निकालनी हो, बेस यूनिट्स निकालनी हो, तो हमारे क्या स्टेप्स हैं। हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है सर जी, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसका फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला लिखने के बाद क्या करते हैं सर जी, हम उसका ना फार्मूला सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जब हमारा फार्मूला बिल्कुल एंड लेवल तक सिंप्लीफाई हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं, फिर सर जी हम ना उसकी क्वांटिटीज को किस में, यूनिट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जब हम यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे जी, ऊपर रख दें, जब यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो उस स्टेप में मैं इक्वल नहीं लगाऊंगा कि जी मैं उसके इक्वल नहीं लिख रहा, उसमें से कुछ निकाल रहा हूं, मैं उसमें से इंप्लाई कर रहा हूं क्या जनाब, कि मास की यूनिट क्या है, केजी है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, ms-2 है, डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर है, एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है, ओवर करंट की यूनिट क्या है, एम्पेयर का स्क्वायर है, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड है, लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर है। हाँ जी, किसी मसला है। अब क्या करेंगे, अब क्या करें सर जी, हाँ अब आखिरी स्टेप आ गया यार, व्हाट इज द लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप क्या है जी, अप्लाई व्हाट, द लॉज ऑफ इंडिसेस टू डू व्हाट, टू सिंप्लीफाई द आंसर। आंसर को आपने किस नोटेशन में लिखना है, टू राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है जी, राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, write down, write the answer in कौन सी नोटेशन, in scientific notation। I hope you know ये scientific notation क्या होती है, बताओ जरा, scientific notation क्या होती है सर जी। scientific notation is something, kg, m ऊपर कितने, 2 3 4, नीचे कितने, 1, तो 4 - 1 3, m की पावर क्या 3, s ऊपर कितने -2, नीचे से -1, -2 -1 -3, a नीचे कितने, a का स्क्वायर है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, a की पावर -2। ये लो जी, यहाँ तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन जनाब, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं क्या समझाना चाह रहा था, मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि भाईजान क्या होगा, किसी भी क्वांटिटी की क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट्स हम कैसे निकालते हैं, उसकी एसआई यूनिट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एसआई कौन सी, एसआई बेस यूनिट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ा, 4 स्टेप्स मैंने लिखवाए हैं। इससे पहले बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने करा दी थी। आई थिंक मैं इसको अपनी आखिरी मिसाल बनाना चाहता था, इसलिए मैंने इसको बड़ा स्टेप्स बनाकर लिखा है कि आप हमेशा क्या करें, आप हमेशा 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। जी भाई, ये एमसीक्यूज में भी 1 क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, लेकिन हाँ वहाँ हम इतना खूबसूरत बना के नहीं लिखेंगे, वहाँ हम रफ वर्क में एक कितने मिनट्स नहीं 1.5 मिनट के अंदर इस जवाब तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर ये सवाल थ्योरी के पेपर में आएगा तो हम वहाँ पे भी 1.5 मिनट ही लगाएंगे, लेकिन वहाँ खूबसूरत बना के लिखने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आपने उस दिन कहीं देखा था कि दोनों पेपरों में 1 मार्क की एवरेज जो है वो क्या है, 1 मार्क की एवरेज मतलब टाइम जो रिक्वायर्ड है हमारे पास वो 1.5 मिनट ही है। हाँ, ये हो सकता है कि थ्योरी में 2 नंबरों के लिए आ जाए, ये ज़रूर होगा। एमसीक्यूज में तो 1 नंबर का सवाल होगा, यही सवाल थ्योरी में कितने नंबरों का होगा, वहाँ 2 नंबरों का हुआ तो ठीक है जी, शायद हमारे पास 3-1 मिनट होंगे इस पूरी कहानी को वहाँ कंपोज करने के। किसी को बात समझ आ रही है, किसी को मसला हो रहा है, सो यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग। एक दफ़ा मैं दोबारा रिव्यू कर देता हूँ, दोबारा ज़रा सुन लीजिए। जिस भी किसी क्वांटिटी की आपने एसआई बेस यूनिट्स निकालनी है,
तो क्या करना पड़ेगा, पहले उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, अगर आपने फॉर्मूला को सिंप्लीफाई किए बगैर आंसर निकाल दिया तो हाँ उसको डिराइव्ड यूनिट्स तो कहेंगे, लेकिन वो कौन से लेवल की होंगी सर जी, वो हमारा आंसर जो है वो ओ लेवल का होगा। किसका होगा भाई, ये ओ लेवल का आंसर तस्वर हो सकता है। और या फिर अगर कोई बहुत आसान सवाल आया या उसके दिल ने हमसे मतलब हम पे तरस खाया तो आप डायरेक्ट कर लेंगे। सर ये जो है क्वेश्चन का इनकी मार्किंग स्कीम अवेलेबल है और ये जो है इसका डाटा नहीं है सर, ये भी किसी बुक में से, सर क्वेश्चंस नहीं है उसको उसको बोलें किसी न किसी बुक में से निकाला हुआ है, ठीक है। इसको पहले पेज पे लाएं सर, इसको दूसरे पेज पे लाएं। नंबरिंग भी चेंज करनी है, नहीं नंबरिंग ना चेंज करने का मतलब, बस इसको पहले पे लाएं उसको दूसरे पे लाएं, किसी ठीक है। बुक में होगी इसकी? हाँ होगी, ज़रूर होगी, ज़रूर होगी, ज़रूर होगी। ये लीजिए जी भाई, क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है। पहले फार्मूले का, फार्मूला को सिंप्लीफाई अगर नहीं करते हो और डायरेक्ट यूनिट्स निकालने की कोशिश करते हो तो ऑर्डिनरी वर्जन तक तो ठीक है, वो ओ लेवल में ऐसे ही होता था, ठीक है। और ओ लेवल में ये वाली यूनिट्स कबूल होती थी रेजिस्टिविटी के लिए, ओम मीटर्स, बल्कि इन्हीं को शायद वो ऐसा यूनिट भी कहता था, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर शायद ये कबूल ना हो अगर सवाल बिल्कुल स्पेसिफिक हो गया। कितना स्पेसिफिक हो जाएगा सवाल, जैसे मैंने सवाल स्पेसिफिक किए, फाइंड द एसआई बेस यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी। हाँ अगर मैं लिखता फाइंड द डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी, फिर आप कहते हैं सर जी ओम मीटर ही ठीक है, ठीक है। लेकिन फिर मैं कहता भाई ज़रा ऊपर का हेडर पे पढ़ो, लिखा क्या है मैंने तो लिखा है डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटीज शैल बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ क्या, प्रोडक्ट्स और क्वोशंट्स ऑफ क्या, ऑफ द एसआई बेस यूनिट्स। तो मैंने तो अब ये भी लिख दिया है कि इवन अगर मैंने यहाँ डिराइव्ड क्वांटिटीज भी, डिराइव्ड यूनिट्स भी कह दिया तो आपने कोशिश किधर तक करनी है, आपकी कोशिश बेस यूनिट्स तक ही जानी चाहिए, अनलेस और अनटिल ऑप्शंस ऐसी नहीं हैं। ऑप्शंस अगर ओम मीटर वाली हुई कि आंसर ओम मीटर है या ओम स्क्वायर मीटर है या ओम मीटर स्क्वायर है या ओम स्क्वायर मीटर क्यूब है या ओम पर मीटर है, तो फिर हाँ मैं इधर से ही आंसर निकाल लूँगा। लेकिन अगर आंसर क्या हुआ कि जी आंसर के जी मीटर स्क्वायर एस माइनस 3 ए माइनस 1 है, या आंसर के जी मीटर क्यूब एस माइनस 2 ए माइनस 2 है, या आंसर के जी एम क्यूब एस माइनस 3 ए माइनस 2 है, तो फिर तो पुत्र मुझे किधर जाना है, ठीक है। या तो सवाल के अंदर फिक्स होगी ऑप्शन, क्या क्या लफ्ज़ फिक्स होगा सवाल के अंदर, एसआई बेस यूनिट्स, या फिर अगर सवाल के अंदर एसआई बेस यूनिट्स नहीं लिखा तो नीचे चारों ऑप्शंस में से नज़र आ जाएगा सर सारी ऑप्शंस ही बेस यूनिट्स जैसी हैं। तो इसका मतलब हमें कहाँ तक जाना है, हमें उसकी पूरी पूरी एक्सपेंशन करके जाना है। तो ये असल में इस चैप्टर में देखें, एक बात को समझने की ज़रा कोशिश करें। पहला चैप्टर है ना पुत्र, ओ लेवल को भी यही पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ओ लेवल को पहले चैप्टर में मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ। आपके उनके पहले चैप्टर का नाम भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, आपके पहले चैप्टर का नाम भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है। उन बेचारों को फिजिकल क्वांटिटीज़ में से ये बेस क्या होता है उनके रटल लगवाने हैं। पहले 3 दिन से उसके रटल मरवा रहा हूँ कि मैस, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ठीक है। उनका वो डिग्री सेल्सियस ही दिमाग से निकल रहा है, उनका सेल्सियस केल्विन ठीक कर रहा हूँ कि भाई मेहरबानी किया करो, फिजिक्स में आ गए हैं, डिग्री सेल्सियस नहीं बोलना है, क्या बोलना है, केल्विन की बात करनी है। उनको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में से एक भी अभी तक नहीं पढ़ाई। उनको ये पढ़ा रहा हूँ कि भाई फार्मूला बनाते कैसे हैं, कि कौन डायरेक्ट होगा कौन इन्वर्स होगा, उधर मैं उस तरफ चल रहा हूँ। आपके साथ मैंने 1 मिनट भी नहीं की कि फार्मूला कैसे, आपको सारे फार्मूले आते थे, आपने सारे फार्मूले मुझे खुद बताए हैं, मैंने नहीं किसी फार्मूला को एक्सप्लेन किया। हाँ जिस फार्मूला को मैंने एक्सप्लेन करना था उसका तो मैंने नाम भी बुशरा को नहीं लेने दिया। क्या नाम ले रही थी, एक किसी मिसाल में कहने लगी सर यंग्स मॉडुलस लिखवाएं, मैंने कहा आराम से बैठो, ठीक है। फिर कहती सर जी स्ट्रेस या स्ट्रेन लिखवाएं, मैंने तब भी कहा जी रिलैक्स करो, ठीक है। क्यों, ये लफ्ज़ आपने ओ लेवल में सुने ही नहीं हैं, तो मैं इन क्वांटिटीज़ की तो मैंने मिसाल ही नहीं दी। खैर बहरहाल जिसकी भी मिसाल देनी है, जिसकी नहीं देनी, मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ वो क्या है, वो ये है भाईजान कि मुझे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ नहीं पढ़ानी भाई। आपको पता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। मैंने डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में एक नया फड़ा क्रिएट किया है, उसका एडवांस लेवल का वर्जन मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया है कि भाई उनकी ना सिर्फ ऐसा यूनिट नहीं पढ़नी, उनकी ना सिर्फ डिराइव्ड यूनिट्स नहीं निकालनी, उनकी जो डिराइव्ड यूनिट्स है ना विदाउट सिंप्लीफिकेशन नहीं निकालनी,
उनकी डिराइव्ड यूनिट्स फार्मूले को सिंप्लीफाई करके निकालनी है। उसके लिए मैंने 4 स्टेप्स डिज़ाइन किए हैं। और इन स्टेप्स के बाद एंड पर बंदे को ये एहसास हो जाता है कि सर जी ये याद होने वाला काम तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत हुआ तो मैडम कहती हैं सर वर्क वाला तो मैं याद कर ही लूँगी, है जी, फोर्स वाला याद कर लीजिएगा, MA वाला kg/-2, ठीक है। वर्क वाला, पावर वाला, प्रेशर वाला, आगे जितने भी अगले वाले हैं उनको बराए मेहरबानी ना याद कीजिएगा। किस में मीटर का स्क्वायर है, किस में S का -1 है, किस में S का -2 है, किस में S का -3 है, किस में एम्पेयर है, किस में एम्पेयर नहीं है। बड़ी परेशानी हो जाएगी। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही भाई? तो करें पुत्र, फिर फोर्स के साथ वर्क भी याद करें। जब याद करने का इतना ही शौक है तो वर्क के बाद भाई पावर भी याद करें, पावर के बाद पुत्र प्रेशर भी याद करें, प्रेशर के बाद वोल्टेज भी याद करें, फिर रेजिस्टेंस भी याद करें, फिर करें मैट्रिक करें या FSC के हिसाब से चलें, सबको याद करें। वो करते हैं, उनको नहीं पढ़ाते 4 स्टेप्स। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पुत्र जी हमें पता ही नहीं है 4 स्टेप्स क्या हैं। वहाँ टीचर आते हैं, बोर्ड पे आते हैं, कहते हैं जी ओपन द बुक्स, बुक्स खोल दी जाती हैं। वो कहते हैं गो टू पेज नंबर 34, उस पेज पे चले जाते हैं। वहाँ क्या लिखा होता है? वो कहते हैं भाईजान ये देखो ना प्रेशर की क्या यूनिट्स लिखी हैं। क्या लिखी हैं मुझे तो नहीं पता क्या लिखी हैं, खैर जो भी लिखी हैं वो कहते हैं वो याद करो, लिखी हैं बस दैट्स इट, याद करो जी, है जी। तो बच्चे कहते हैं ओके सर जी थोड़ी 5-1 मिनट देना, कड़वा कड़वा पे वो हसीना पूरे ऐसे ऐसे हिलते हैं, 5 मिनट बाद 6 मिनट बाद वो सारा उनको याद होता है, ठीक है। तो अगले दिन कहते हैं सर अगले दिन नहीं, वो रोज़ाना याद करते हैं, रोज़ाना सुनते हैं, रोज़ाना याद करते हैं। उनका पढ़ाई का मेथड ही होता है और पेपर में भी आता है। क्या जी किसकी यूनिट थी? व्हाट आर द SI बेस्ड यूनिट्स ऑफ प्रेशर। बच्चा कहता है ठको ठक सर जी ये लें, हैं जी 1.5 मिनट बहुत ज़्यादा है इसके लिए सर, 5 सेकंड्स में मैं जवाब निकाल के दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप उससे पूछेंगे भाई किया क्या है, कहाँ से निकाला है, कहता सर ये कहाँ से निकाला है, ये आपने सवाल क्या पूछा है आपने, ये कोई सवाल है कहाँ से निकाला है? सर जी जवाब आप पूछे मुझसे, आप मुझसे मुझे प्रेशर की यूनिट्स क्या होती हैं, ये होती हैं, ठीक है। अब मुझे बेटा कैसे करते हैं यार, ये क्या किया तुमने? कहता सर गो टू हेल, ये क्या करते हैं मुझे किसने पढ़ाया है? मतलब टीचर सर आपने पढ़ाया ही नहीं तो खड़े में जाएं, आप सिर्फ पूछें आंसर क्या है, ठीक है। आंसर भाई ने याद किए होते हैं। तो वो हमारा एक डिफरेंट तरीका है काम करने का। हम A लेवल में वो तरीके को फॉलो नहीं करते भाई। बहुत कुछ है यहाँ इधर सिलेबस में समझने के लिए, अगर याद करने पे चलेंगे तो बेहोशी हो जाएंगे, ठीक है, याद नहीं हो सकता। बहरहाल और मैं हैरान होता हूँ, खुदा की कसम मैं आज तक हैरान हूँ, ठीक है, क्या ये कैसे याद कर लेते हैं। लाइक वो कैसे डिफरेंस दिमाग में आ जाता है कि पावर भी है, प्रेशर भी है, वोल्टेज भी है, किसी का मीटर स्क्वायर है, किसी का मीटर 3 है, किसी का मीटर -1 है, किसका S-3 है, किसका S-2 है, कैसे याद होता है। हाँ कुछ लाइक बच्चे भी होते हैं, वो क्या करते हैं, कहते हैं सर जी हमें अच्छे उस्ताद मिल गए थे। वहाँ भी होते हैं, वहाँ ऐसे नहीं कि सारे सरकारी उस्ताद नहीं, वहाँ भी कोई प्राइवेट उस्ताद हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं वो बात की गहराई में भी जाते हैं, वो बात की गहराई में जाकर उसको एक्सप्लोर भी करते हैं कि पुत्र तूने ना सिर्फ FSC का पेपर नहीं देना, तूने एंट्री टेस्ट भी देना है, ठीक है। एंट्री टेस्ट में सारे सवाल रटे वाले नहीं होंगे, वहाँ कुछ ना कुछ तेरे साथ टेक्निकल काम भी होगा, ठीक है। उसके लिए वो क्या करते हैं, उसके लिए वो FSC के बाद दोबारा कोई एकेडमी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। वो उनको क्या करते हैं, उनको फिर टेक्निकली FSC पढ़ाते हैं कि ये टेक्निकली हमने ऐसे करना है। हम भी क्या करते हैं, हम पहले 2 साल A लेवल करते हैं, सारी टेक्निकलिटी सीख लेते हैं, हमें भी एंट्री टेस्ट के अलग सेशन लगाना पड़ता है। हम क्या करते हैं भाई, रट्टे ऐसे मारने होते हैं जी। एंड में जब हम सारे यूनिवर्सिटी जाते हैं तो दोनों बराबर होके जाते हैं, ठीक है जी। उन्होंने पूरे 2 साल रट्टे मारकर 1.5 महीना टेक्निकलिटी सीखनी है, हमने पूरे 1.5-2 साल टेक्निकलिटियाँ सीख कर एंड के 1.5 महीने में हमने रट्टा सीखना है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ 1.5 महीने का रट्टा ज़िंदगी में अगर है तो इतनी बड़ी तकलीफ़ की बात नहीं है। 2 साल ज़िंदगी में रटा है तो मुझे बड़ी तकलीफ़ है, इसलिए मैं उस तरफ का उस्ताद नहीं हूँ, मैं इस तरफ का उस्ताद हूँ। बहरहाल और आप भी शायद उस तरफ के स्टूडेंट नहीं हैं, आप भी इसी वजह से शायद इस तरफ के स्टूडेंट्स हैं। अदरवाइज़ पुत्र दूसरा कंपैरिजन करूँ ना तो दूसरे कंपैरिजन में मैट्रिक बल्कि FSC की ना बोर्ड की फ़ीस होती है 2000 रुपये, जिसका आप ना बर्गर खाते हैं, ठीक है। इधर ना एक पेपर देने के लिए कैम्ब्रिज की फीस है 30,000 रुपये,
ओ लेवल के अगर आपने 8 पेपर दिए हैं तो 8 या 24 को 2.5 लाख तो सिर्फ आपने कैम्ब्रिज को दिए, भाई मेरे पेपर ले लो, ठीक है। उधर मैट्रिक को सिर्फ 2,000 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक है। वो भी कुछ बच्चों को वापस मिल जाते हैं, उनका एक तरीका है, किसी पैटर्न पे वो 2,000 भी वापस हो जाते हैं कि छोड़ भाई तूने क्यों 2,000 रुपये दिए हैं, ठीक है। खैर मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। तो इस काम में कुछ है ना, कुछ स्पेशल है यहाँ पे। वो क्या स्पेशल है? यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल है, दिमाग का बहुत इस्तेमाल है। चूँकि यहाँ वाले सारे क्या बनते हैं, यहाँ वाले सारों को हमने कहते हैं कि वो उसको कहते हैं सर जी पाकिस्तान शाकिस्तान नहीं, मैं अमेरिका जाऊँगा, मैं यूके जाऊँगा, मैं किंग्स कॉलेज जाऊँगा, मैं पता नहीं बहुत ही बुरी यूनिवर्सिटी है तो हेडफर्ड शायर या ब्रैडफर्ड शायर जाता है वो, ठीक है। खैर बहरहाल मैं इससे ज़्यादा आगे की बात नहीं करूँगा। कुछ मेरी बात की गहराई में गए होंगे और कुछ शायद न गए हों, ठीक है। अदरवाइज़ जितनी भी यूनिवर्सिटियों में जाता है वहाँ से बच्चा फिर अच्छा खासा साइंसदान या पॉलिसी मेकर बन के निकलता है। ये जो हमारे FSC वाले टॉपर होते हैं ये बेचारे सादे के सादे ही रह जाते हैं, ठीक है। ये इतने सादे रह जाते हैं कि पूरा मुल्क हमारा सादा है, ठीक है। इनको साइंस के थ्रू दुनिया में तरक्की करना नहीं आती, इनको सिर्फ 2 नंबर तरीके से तरक्की करना आती है, ठीक है। इनको सिर्फ 2 नंबरियाँ करना आती हैं और ये सारे फिर जो बचे हैं ना ये दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते। खैर बहरहाल मैं इस तरफ नहीं, पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाऊँगा, आजकल बैन है यार, पॉलिटिक्स पे बात करना थोड़ी सख्त बात है, वो नहीं करूँ। क्या कह रहा था जी बात क्या कह रहे? नहीं नाम लेकर नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा यार, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। आजकल मैं सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाना चाहता हूँ। क्या बात हो रही थी? आई थिंक इन 4 स्टेप्स को लिखने के बाद अब अगर मैं आपको कोई भी क्या करूँ, कोई भी क्वांटिटी बता दूँ तो आप उस क्वांटिटी का क्या कर सकेंगे? आप उस क्वांटिटी की ऐसा है बेस यूनिट जो है वो निकाल ही सकेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस तो मिल गए इस बुक में से लिए गए, बीच बीच में से उठा के, बट आंसर्स अवेलेबल नहीं है इसमें। ये बुक भी मिल गई है। बुक कौन सी वाली है? सर ये हाँ इस बुक का ना सर बाबर को पता होगा किसके आंसर्स किधर, बुक के एंड पर होंगे। बुक के एंड पे नहीं है। सर बाबर बहुत सियाने हैं। सर बाबर ने बोला, सर बाबर ने मुझे उन्होंने बोला सर कह रहे हैं पुत्र जी इसको पाताल से ढूंढ के लाएं, तो ढूंढ लेंगे वो, ठीक है। हाँ उन्होंने बोला 5 मिनट ढूंढ के लाएं। किधर थे जी, किधर थे जी, किधर थे जी? हाँ जी किधर थे भाई? हमने कहा सर जी एक काम करते हैं, रटन नहीं मारेंगे, 4 स्टेप्स जो आपने बताए हैं इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। कोई भी उसने सवाल पूछ लिया, MCQs में सवाल पूछ लिया तो जल्दी जल्दी करके रफ वर्क में जवाब निकाल लेंगे। थ्योरी में उसने सवाल पूछ लिया तो स्टेप्स की अंग्रेजियाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है, बस सीधा सीधा करेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, वो लिखेंगे और एंड पे। लेकिन हाँ एक बात का ख्याल रखेंगे, जब क्वांटिटीज को यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो दरम्यान में एक निशान क्या डालेंगे? इम्प्लाइज दैट वाला निशान डालेंगे, कोई निशान ना डालें। तो A लेवल वाला क्या करेगा? A लेवल का एग्जामिनर कौन है? हमारे चाचे का पुत्र है कि हमारा दुश्मन है? पुत्र वो ऐसे समझे कि इंडियन बैठा है, ठीक है। उसको एक भी मौका मिला ना आपका नंबर काटने का तो उसने हाथ से जाने तो बिल्कुल भी नहीं देना पुत्र, ठीक है। उसने क्या कहना है? कहना तुमने लिखा क्या है, ये कहाँ से तुमने इस बात को जोड़ी है? तुमने तो हमें रैंडमली लिखा हुआ है, तो 9 मार्क्स, अरे जाओ। फिर रीचेक कराते फिरना, उनसे लड़ते फिरना, ठीक है। खैर बहरहाल अपने उसको गलती का मौका नहीं देना बेटा कि वह आपके मार्क्स काट सकें, ठीक है। अब होता पता है क्या है, मैं इस बात पे ज़्यादा एम्फेसिस क्यों करना चाहता हूँ, मैं अब आपको बताऊँगा बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं। बच्चे वो गलती करते हैं जो राहिम साहब ने थोड़ी देर पहले की, ठीक है जी। वो राहिम साहब थोड़ी देर पहले मुझे क्या कहते हैं सर जी इधर ही आप एक काम क्यों नहीं करते, इधर जब आपने फोर्स की जगह MA लिखा है, कहते हैं भाई सर ये लेंथ की जगह भी यहाँ मीटर लिख देना। एकदम से बोले थे कहीं, इधर था मैं किधर था, इधर था। मुझे क्या कहते हैं सर आपने F की जगह MA लिखा है, आप क्या करें लेंथ की जगह भी मीटर लिखें। अरे जी अब होता क्या, अगर मैं उधर इस भाई की बात मान लेता, फिर मैं जब यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेता मैं भूल चुका होता। क्या भूल चुका होता? ये क्वांटिटी है और ये तो पुत्र हम पहले क्वांटिटी खेलेंगे, जब क्वांटिटी का खेल खत्म हो जाएगा फिर क्या करेंगे? फिर यूनिट खेलेंगे। अगर आपने दोनों को मिक्स किया, किस को मिक्स किया? अगर आपने क्वांटिटी और यूनिट मिक्स कर ली तो बहुत बुरी तरह फंसेंगे। क्या होगा? इधर का पकड़ के आप M और M ही काट देंगे, या बाद में ऊपर भी kg उधर भी नीचे kg लिख देंगे। हालांकि आपने पिछले किसी स्टेप में आपने खुद लेंथ की जगह मीटर लिखा है, और आप ही अगले स्टेप में क्या करेंगे?
आप अगले स्टेप में इस मैथ्स की जगह केजी करेंगे, उस मीटर की जगह भी क्या कर देंगे, केजी कर देंगे। यही मसला इस ए के साथ भी हो सकता है कि ए फॉर क्वांटिटी के केस में वो ए फॉर एरिया है, यूनिट के केस में वो ए फॉर एम्पेयर है। तो बस एक बात याद रखनी है कि सर जी हमने क्लास में कुछ सीखा था, क्या नया सीखा था? सर एक निशान सीखा था। इस निशान से पहले की क्या कहानी है? सर क्वांटिटीज क्वांटिटीज क्वांटिटीज। इस निशान को जब हम लगाएंगे तो क्या करेंगे? सर जी उससे पहले हम क्या नहीं करेंगे, इस निशान से पहले हम किसी क्वांटिटी को यूनिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है भाई, आई थिंक ये निशान आपको एक इंडिकेशन देगा किस चीज़ की, कि नाउ यू शुड क्या, अब कन्वर्ट करें यूनिट्स के अंदर। इससे पहले क्या करें? इससे पहले क्वांटिटीज को सिंप्लीफाई करें। क्या स्टेप था जी हमारा? सिंप्लीफाई द फॉर्मूला। क्या करें? फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करें, क्वांटिटीज को बेस यूनिट्स में कन्वर्ट ना कीजिए। हाँ, जब फॉर्मूला बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाए फिर क्या करें? फिर जाएं, फिर करें जो आपने करना है। फिर क्या करना है? फिर आप जब वो इम्प्लाइज दैट का निशान लगाएं, उसके बाद क्या करें? उसके बाद अपने क्या बोलते हैं, क्वांटिटीज को यूनिट्स में कन्वर्ट करें और थोड़ा सा एहतियात भी करें। क्या एहतियात है? यहाँ वो मीटर और मास के कटने का बहुत बड़ा ख़तरा है, यहाँ एम्पेयर और एरिया का आपस में कैंसिल होने का ख़तरा है। तो एक लम्हे का फोकस आउट हुआ या एक लम्हे का स्ट्रेस इंक्रीज़ हुआ। एग्ज़ाम में होता है ना, बंदे को जो सीधी सीधी चीज़ें होती हैं वो भी पुठी पुठी लगने लगती हैं। ठीक है, वो एग्ज़ाम का अजीबोगरीबी प्रेशर होता है, वो उसको ना आप नहीं लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकते। ठीक है, बंदा एग्ज़ाम हॉल से पहले एक बच्चे को बता रहा होता है, आई रिमेंबर मेरी 10th ग्रेड में हम एग्ज़ाम हॉल में एंटर हो रहे हैं और मैं अपने साथ वाले बच्चे को कह रहा हूँ मैथ्स का पेपर है, क्या यार तुझे पता है वो जब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है ना, जब वो क्या कहते हैं क्लास विड्थ इक्वल ना हो ना, तो हमें फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी, हमें वो फ्रीक्वेंसी को उसकी विड्थ से डिवाइड करके फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेनी है। आई रिमेंबर इन 10th ग्रेड में अपने एग्ज़ाम हॉल में एंटर हो रहा हूँ और मैं अपने साथ वाले बच्चे को कह रहा हूँ तुझे पता ना ऐसे करना है? कहता है हाँ हाँ मुझे याद आ गया। अच्छा, उस सवाल में होता है, सवाल में मैं क्या कर रहा हूँ, एक आधी क्लास विड्थ डिफरेंट होती है, पता नहीं मुझे कौन सा जिन चमड़ता है, मुझे बात ही याद नहीं होती, मैं फ्रीक्वेंसी ही बनाता हूँ, सारा ग्राफ काम करता हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ। वो कहता है ओए ज़हीरे बड़ी बड़ी मेहरबानी यार तेरी, तूने मुझे वो सवाल बता दिया। केड़ा सवाल बता दिया था? वो तू कह रहा था ना यार वो जब क्लास की विड्थ अनइक्वल होगी तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ओ ताड़ी खैर, मैं तो नहीं कर आया। तो अब वो चीज़ जो मैंने उसको बताई है वो उसको ठीक कर आया है, मैं वो काम क्या कर आया हूँ? मैं वो काम फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर आया हूँ। तो यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या होता है, वो एग्ज़ाम का एक अजीब सा स्ट्रेस है, वो नहीं समझ आता बंदे को क्या किस चीज़ को क्या करेंगे, किसको क्या नहीं करेंगे। मेरा एक दोस्त फिजिक्स के पेपर में उर्दू की तैयारी करके आया। ये पुत्र स्ट्रेस नहीं है, ये बेशर्मी है, इसको बेहयाई कहते हैं। ठीक है, खैर जी बेटा जी। सर मेरा जो भाई था ना, वो उसने जब A2 के पेपर देने गया ना, पेपर कर लिया, नाम नहीं लिखा होगा नहीं सर वो स्टेटमेंट ऑफ एंट्री भूल के आ गया सेंटर। तो अगले पेपर में क्या किया? वापस लेने गए थे, मिल गई थी? हाँ चलो फिर तो बड़ा अच्छा काम था, शुक्र है मिल गई थी, वो कोई और उठा के अपने साथ नहीं ले गया। लोग पेन भूलते हैं, वो भी स्टेटमेंट ऑफ एंट्री। हाँ, तो घर में आके अम्मा बने चित्रोल की उसकी, थोड़ी चित्रोल हो जाए ना तो बंदा ठीक हो जाता है। ठीक है, बहरहाल बताना बस ये चाहता हूँ कि बेटा जो हमारा एग्ज़ाम होता है ना, उस एग्ज़ाम में मुख्तलिफ स्ट्रेसेस, मतलब अजीब व गरीब सा स्ट्रेस है। उस वक़्त क्या करना होता है, हाँ कुछ स्ट्रेसेस ऐसे हैं कि अल्लाह का नाम लेने से रिजॉल्व होते हैं। तो मैं हमेशा अक्सर बच्चों को कहता होता हूँ कि यार जब भी किसी पेपर को स्टार्ट करो तो अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करो। ठीक है, और जिस भी लम्हे आपको लगे कि और परेशानी होने लगी है या स्ट्रेस बढ़ रहा है, दोबारा पेपर को रोक लो और फिर एक लम्हे के लिए अल्लाह को याद करने की कोशिश करो, अल्लाह के नाम का जिक्र करो, तो काफ़ी हद तक बंदा कंपोज हो जाता है। और उस कंपोजर के बाद क्या करो, फोकस करो, कंसंट्रेट करके सवाल करो। कोई गलती है इधर उधर के माहौल से डिस्टर्ब, असल में माहौल भी क्या करता है, थोड़ी देर बाद इन्विजिलेटर कहेगा 50 मिनट्स लेफ्ट हैं जी, वो एकदम से कोई आवाज़ आएगी सर मैं पानी पिया हूँ, हैं जी, तो कोई ना कोई ऐसी रैंडम कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन हो सकती है कि जिसके थ्रू बच्चे का दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। बस आप उधर क्या करें, आप अकेले बैठे हैं, दिमाग की खिड़कियाँ सिर्फ किधर डालें, क्वेश्चन पेपर पे डालें,
तो काफ़ी उम्मीद है कि ये वाली गलती बच सकती है। बहरहाल क्या बात हो रही थी, आई थिंक मैंने बहुत सारी क्वांटिटीज़ जो हैं उनका क्या कर दिया है, उनकी SI बेस यूनिट्स निकाल दी हैं। आज के लेक्चर में एक बात हमने एक्स्ट्रा की है, वो एक्स्ट्रा बात हमने क्या की है कि सर जी ये जो डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं ऑफ द क्या, ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो होती हैं, इनके साथ क्या सिचुएशन होती है। सर जी इनके साथ सिचुएशन ये है कि हमें अक्सर SI बेस यूनिट्स ही निकालनी पड़ती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सवाल वाला स्पेसिफाई करे कि SI बेस यूनिट्स निकालें। हाँ, वो तो मेजॉरिटी सवाल में वो करता होता है, लेकिन अगर उसने ये भी कह दिया फाइंड द डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी, तो ऑप्शंस इस बेस यूनिट्स के कॉम्बिनेशन जैसी हो सकती हैं। चूँकि अभी आपने एक लाइन पेज के हेडर पर लिखी है कि डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटीज शैल बी एक्सप्रेस्ड एज क्या, प्रोडक्ट्स और क्वेश्चंस ऑफ द। तो अगर आप पहला लफ्ज़ पकड़ें जुमले का तो वो डिराइव्ड यूनिट्स हैं, आखिरी लफ्ज़ पकड़ें जुमले का तो क्या है, SI बेस यूनिट्स हैं। और मैंने वो जुमला स्पेसिफिकेशंस को देख के पढ़ा है, स्पेसिफिकेशन के 1.2 का सेकंड जुमला लिखा हुआ है। किसको मसला इस बात से, एनीवन? ओके जी, आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल करूँगा जी, एक और एग्जांपल क्या करानी है। अब एक काम करते हैं, अभी तक तो मैं SI बेस यूनिट्स निकालता आया हूँ क्वांटिटीज़ के लिए, लाइक वर्क के लिए, पावर के लिए, प्रेशर के लिए वगैरह वगैरह। आई होप यू नो कि इन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के अलावा भी कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं, वो भी डिराइव्ड ही हैं, जिनको हम वो कॉन्स्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटीज़ कहते हैं। होती तो वो भी क्वांटिटीज़ ही हैं, लेकिन समटाइम्स उनके नाम होते हैं और समटाइम्स उनके नाम नहीं होते हैं। सीधा सीधा के ही होता है। फिर समटाइम के इज़ इक्वल्स टू समथिंग नाम आ जाता है, और समटाइम के का नाम के ही रखते हैं हम, फिर या के रख देते हैं या सी रख देते हैं। के फॉर कांस्टेंट तो सी फॉर कांस्टेंट, ठीक है। समटाइम हम उस के की जगह आर फॉर रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो जब जब नाम था मैंने उसको क्वांटिटी बना दिया। कुछ फार्मूले ऐसे हैं जिनमें शायद उनका नाम ना हो, तो फिर क्या करेंगे, देखते हैं जी फिर क्या करना है, ठीक है। एक काम करें, सवाल लिखें, फाइंड द SI बेस यूनिट्स of the following, find the SI base units of the following क्या, of the following constants, of the following constants of proportionalities, constants of proportionalities, of the following constants of proportionalities। एक बात याद रखिए कि जो भी आपने ऊपर वाली मिसाल में रो निकाला है, ये रो भी असल में क्या था, ये रो भी किसी इक्वेशन का कांस्टेंट ही था, लेकिन चूंकि इसका प्रॉपर नाम है रेजिस्टिविटी तो मैंने उसको प्रॉपर क्वांटिटी की ट्रीटमेंट दी। लेकिन अगर मैं कहूँ हुक्स लॉ, हुक्स लॉ में क्या होता है, स्प्रिंग्स कांस्टेंट, के जस्ट के है, कांस्टेंट है सीधा सीधा, उसका कोई और नाम नहीं है। तो अगर मुझे उस के की यूनिट्स निकालनी है तो पुत्र आपकी इतला के लिए सारे स्टेप्स यही होंगे, स्टेप्स नहीं चेंज होने वाले। तो आई थिंक मैं सबसे पहले लिखें जी, पहले एग्जांपल में हुक्स लॉ लिखें। हुक्स लॉ में व्हाट इज दैट हुक्स लॉ, इट इज, आई होप यू नो, आऊँगा उस तरफ भी आता हूँ। हुक्स लॉ आपको याद है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या, ई या एक्स, ई लिखें एक्स लिखें की बात, फिर एफ इज इक्वल टू क्या, के ई। ओके, यहां से मुझे किसको निकालना है, के को निकालना है, तो के इज इक्वल टू क्या, एफ ओवर ई। ओके, तो सबसे पहला स्टेप हो गया, क्या पहला स्टेप क्या है, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ द क्वांटिटी, जिसकी बात हो रही है उसका फार्मूला लिख दे रही हूँ। हुक्स लॉ में जो स्प्रिंग्स कांस्टेंट है, बल्कि सवाल क्या था यहाँ, फाइंड द SI बेस यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटीज। ओके, तो लिखे जी हुक्स लॉ के पहले लिखे जी स्प्रिंग्स कांस्टेंट इन हुक्स लॉ। सवाल ये स्प्रिंग्स कांस्टेंट इन हुक्स लॉ, इसकी यूनिट निकालनी है। स्प्रिंग्स कांस्टेंट इन हुक्स लॉ, स्प्रिंग्स कांस्टेंट इन हुक्स लॉ की यूनिट निकालनी थी, क्या निकली, F इज प्रोपोर्शनल टू E, F इज इक्वल टू के ई, E इज इक्वल नहीं, K इज इक्वल टू F ओवर E, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, सिंप्लीफाई द फॉर्मूला, करें जी जरा सिंप्लीफाई,
एम ए ओवर क्या, ओवर ई। तीसरा स्टेप क्या है, कन्वर्ट द क्वांटिटीज इनटू, लेकिन एक चीज़ क्या करूं, इक्वल्स की जगह इम्प्लाइज दैट का निशान लिखता हूं ताकि मुझे याद आए कि मैंने m की जगह क्या लिखना है, के जी। ए फॉर एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखना है, ms माइनस 2 ओवर ई फॉर एक्सटेंशन की जगह क्या लिखना है, m। एक्सटेंशन भी किस में होती है, मीटर्स में होती है। तो क्या करूं भाई, ऊपर वाला मीटर और नीचे वाला मीटर पकड़कर काट दें, पीछे क्या बचेगा, के जी एस की पावर -2, के जी एस -2, के जी एस -2। इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन जनाब जी, रेज योर हैंड्स। तो क्या आंसर निकला, के जी एस -2। किसी को मसला है? और कोई लॉ याद है जिसमें कांस्टेंट हो ओ लेवल के अंदर? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ तो ओ लेवल में कहीं पे भी नहीं है। ओ लेवल, 2 मिनट एक, ओ भाई रिलैक्स ना यार, एक बंदे से तो बात करूँ ना भैया। पुत्र कूलम्स लॉ ओ लेवल में किधर पढ़ा है, बताएं क्या पढ़ा है कूलम्स लॉ में? Q2। अच्छा, आप में से बाकी किसने पढ़ा है? एनीवन? तो आपने ओ लेवल कहाँ से किए? नहीं मैं, अच्छी बात है, उसने एक्स्ट्रा पढ़ा है, बेशर्मो। चेक करो, अगला बच्चा ओ लेवल करके आया है, कूलम्स लॉ भी पढ़ कर आया है। ऐसे आप पढ़ते कहाँ थे, ओ लेवल कहाँ से किए, कौन से वाले से? तुसी कल ही हो। अच्छा, ये भी बीकन हाउस का ही है। और कौन कौन सा पोटवार कैंपस वाले? वो तुम लोगों ने पढ़ा है कूलम्स लॉ? हैं जी भाई, नहीं पढ़ा पुत्र, ये तूने एक्स्ट्रा किसी किताब में पढ़ा है। ठीक है, बहरहाल लेकिन सही कह रही हैं। एक है जी कूलम्स लॉ, लिखो जी, अब बता जो दिया उन्होंने। हाँ जी, लिखें जी कूलम्स लॉ, लिखें जी। पहले कहें जी कांस्टेंट इन कूलम्स लॉ, हेडिंग दें जी, कांस्टेंट इन व्हाट, इन कूलम्स लॉ। अब पता नहीं ये कूलम्स लॉ नहीं था ओ लेवल में, लेकिन मैं लिख देता हूँ, कुछ होता है, क्या होता है लिख देते हैं। पुत्र जी बताओ क्या होता है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 R स्क्वायर D स्क्वायर लिख दूं, ठीक है। छोटे होते हैं हमारे वो लेवल में तो Q बड़े होते हैं जी। हमने उस दिन कहीं पढ़ा था कि Q हमारा बड़ा होगा, चार्ज के लिए Q जो है वो बड़ा होगा, ठीक है। पुत्र आपने मैट्रिक तो नहीं किया कहीं? उसकी किताब में है वैसे, हाँ जी, मैट्रिक की किताब में है ना भाई। मैट्रिक किसने किया हुआ है? ओनली वन। आपने कहीं ना कहीं उस किताब में लिखा होगा ये Q1 Q2, वहाँ छोटे छोटे क्यों हैं कि बड़े क्यों हैं? वहाँ भी बड़े हैं जी, ठीक है। तो खैर जो भी है, बड़े हैं कि छोटे हैं। लो जी, इसमें जो के, इस के को निकालना है, इस F4 से। तो पहला स्टेप है जी सिंपलीफाई, राइट डाउन द फॉर्मूला, लिख दिया अगर आता हो तो। व्हाट इज सेकंड स्टेप? जिसकी यूनिट निकालनी है उसको तो फॉर्मूला लिखा ही नहीं। के इज इक्वल टू क्या, F इंटू डी स्क्वायर ओवर क्या, ओवर Q1 इंटू Q2। ओके, अगला स्टेप क्या है? सिंप्लीफाई द फॉर्मूला। सिंप्लीफाई करो जी, F की जगह MA D का क्या स्क्वायर ओवर क्या Q1 इंटू Q2। ओके, याद रखिए ये Q का 2 है, ये Q का स्क्वायर नहीं है। Q2 मतलब फर्स्ट, Q1 मतलब फर्स्ट चार्ज, Q2 मतलब सेकंड चार्ज जी। हाँ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, देखेंगे अभी हम, देखेंगे 9 यूनिट्स आ सकते। बता दिए, अब क्या करूं जी? सर जी वो क्या करें, इक्वल्स या इम्प्लाइज? इम्प्लाइज दैट क्या, M की जगह के जी, A की जगह ओ। चार्ज को क्यों नहीं कन्वर्ट किया? चार्ज को पहले कन्वर्ट करें जी। चार्ज की जगह क्या लिखूं? पहले वाले चार्ज की जगह भी IT, अगले वाले चार्ज की जगह भी क्या, IT ही होगा सर। वो देख लेंगे अगले स्टेप में। कहते हैं सर जब यूनिट्स कन्वर्ट ना करें, MA D स्क्वायर ओवर क्या, I स्क्वायर इंटू T स्क्वायर, ठीक है जी। दिस वॉज Q1 Q2, पहला चार्ज दूसरा चार्ज। पहले चार्ज भी IT होगा तो अगला चार्ज भी क्या होगा, वो भी IT होगा। सर ये जो Q1 और Q2 की अलग-अलग वैल्यू, हाँ सर फिर IT जो पहला वाला उसकी और IT सेकंड वाली, तो वैल्यू अलग होगी ना, यूनिट्स तो अलग नहीं होगी ना। फार्मूले में चार्ज की वैल्यू अलग अलग हो सकती है,
लेकिन इस चार्ज की यूनिट्स भी जो होंगी और उस चार्ज की जो यूनिट्स होंगी वो तो सेम होंगी, ठीक है। मैं कौन सा कोई वैल्यू निकाल रहा हूँ, मैं तो यूनिट्स निकाल रहा हूँ ना, मैं वैल्यू थोड़ी निकाल। खैर बहरहाल किधर थे जी हम, यहाँ से आगे बताएं जनाब क्या होगा, m की जगह, अब बताएं इम्प्लाइज के m की जगह kg, a की जगह ms-2 d की जगह, m तो d का स्क्वायर है तो m का स्क्वायर, i का स्क्वायर क्या है, एम्पेयर का स्क्वायर, t का स्क्वायर क्या है, सेकंड का स्क्वायर, तो इक्वल्स क्या, इट इक्वल्स क्या जी, इट इक्वल्स kg, m ऊपर कितने हैं 3 हो गए, s कितने हैं -2 -4 हो गए, और a कितने हैं, a ऊपर जाकर क्या होता है, a भी ऊपर जाकर -2 होता है। यहाँ तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कीजिए। एनीवन? बिल्कुल इसी जैसी एक और एग्जांपल ये मुझे भाई भी बोल रहे थे, कौन से जी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है जी। काम करें जी, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन लिखें जी, थर्ड एग्जांपल लिखें, लास्ट एग्जांपल है जी। हमने कहा जी कांस्टेंट ऑफ हुक्स लॉ, कांस्टेंट ऑफ कूलम्स लॉ, कांस्टेंट इन न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ कौन सा वाला, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। मैं न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन की बात नहीं कर रहा, मैं न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहा हूं। वो क्या लॉ है, इसी जैसे है, कुछ याद है भाई, मैट्रिक वाले में क्या लिखा था, कैपिटल जी m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर जी, ऑलमोस्ट उसी जैसा फॉर्मूला है। कूलम्स के लॉ में क्या था, k इंटू Q1 Q2 ओवर डी स्क्वायर, न्यूटन के लॉ में क्या है, m1 इंटू m2 ओवर डी स्क्वायर। यहां पे बताएं जी क्या करना है सर जी, जिसकी यूनिट निकालनी है, किसकी निकालनी है, f की के g की। ये छोटा वाला g है कि बड़ा वाला g है, हमने ओ लेवल में कौन सा वाला g पढ़ा है, वो छोटा g कुछ और होता है, ये बड़ा g है ये कुछ और है। वो था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। खैर जो भी है, मुझे नहीं पढ़ाना, मुझे इसका मीनिंग नहीं पढ़ाना जी। आई डोंट वांट कि मैं आपको कैपिटल जी का मीनिंग दूं। जैसे कहाँ में फार्मूला लिखा है, आपको सर होता होगा कोई फार्मूला, इस फार्मूले से करना क्या है, यूनिट निकालनी है किसकी, जी की। तो बताएं फार्मूला क्या है जी का, f इंटू डी स्क्वायर ओवर m1 इंटू m2। लो जी, फिर फार्मूले को क्या करूं सर जी, इसको सिंप्लीफाई करें, ma डी स्क्वायर ओवर क्या, ओवर m1 m2। लो जी, इससे ज़्यादा मैं मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। अब क्या करूं सर जी, अब इसको एम्प्लाइज दैट करें और क्वांटिटीज को यूनिट्स में कन्वर्ट कर दें, क्वांटिटीज को यूनिट्स में कन्वर्ट कर दें। क्या है जी, m kg, a एक्सेलरेशन का हो गया ms-2 d m स्क्वायर ओवर m1 kg m2 kg। एलो जी, अब बताओ क्या बनता है, kg एक कट गया, ऊपर क्या रह गया, kg-1, m का क्या क्यूब, s का क्या -2। एलो जी, जी तो भाई व्हाट इज हैपनिंग, अगर आप गौर करें तो वहाँ पे क्या चल रहा है सर जी, वहाँ पे ये चल रहा है कि दो लॉज हमने लिखे जो हमने ओ लेवल में नहीं सुने थे, लेकिन चूंकि मैंने नहीं लिखवाए हैं, मुझे इस वक्त AS लेवल का ऑडियंस है, इन्होंने पहले कहीं ना कहीं सुने हुए हैं, इन्होंने सुने हैं तो आपको भी सुने होने चाहिए थे। तो आई एम अज्यूमिंग कि 2 बच्चों ने सुने हैं तो बाकियों को क्यों नहीं सुने। पढ़ना एक अलग फन, हमने सुन तो लिए हैं तो उन्होंने इस्तेमाल किए, मैंने उसकी से अपने काम का टॉपिक निकाल लिया है। मेरे काम का टॉपिक क्या था, मेरे काम का टॉपिक क्या था, नहीं जनाब वो आगे चली गई, हबल्स कांस्टेंट तक चली गई हैं। मैं अभी हबल का कांस्टेंट नहीं पढ़ाऊँगा, बोर्ड मेरा ख़त्म हो गया है, टाइम भी मेरा ख़त्म हो गया है।